हम जब पढ़ते हैं अपने छात्रों में तो हमेशा फोकस ये होता है कि बोर्ड परीक्षाओं में हम कितना बेहतर करें, इसलिए 9वीं में बच्चे कम हो जाते हैं, 11वीं में आप देखें उनका पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड की तैयारी में होता है। तो क्या अगर सीबीएसई ऐसा कोई पैटर्न लेकर के आए कि 11वीं और 10वीं का जो वेटेज है उसको औसतन कम करके 12वीं के जो नंबर हैं प्री बोर्ड या दूसरे असेसमेंट पर बढ़ाया जाए, वो ज़्यादा कारगर होंगे? हाँ जी हाँ, मेरे अनुसार 10वीं और 11वीं की वेटेज को कम करके वो अगर अमेंडमेंट करके 12वीं की वेटेज को अगर बढ़ाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि एवरेज उसकी ज़्यादा हो जाएगी और इवेंचुअली लास्ट में जो परसेंटेज बन के आएगी वो ज़्यादा बनेगी। और क्योंकि 11th में बच्चे जनरली कम ही स्कोर करते हैं। 10वीं में भी बच्चे मेहनत तो करते हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए, और ऐसा नहीं है कि 11वीं में पढ़ाई पूरी तरह छोड़ देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कितनी कटौती करके कहाँ एडजस्ट किया जाना चाहिए जिससे आपको लगता है कि आपका इवैल्यूएशन सही दिशा में हो? ऐसे परसेंटेज बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, पर हाँ 11वीं को कम से कम प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम 10वीं में भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, अपना हम बेस्ट देते हैं, हम 12वीं में भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके अपना बेस्ट देते हैं, पर 11वीं में हम इतना फोकस नहीं करते। तो 11वीं को सबसे कम परसेंटेज मेरे अकॉर्डिंग देनी चाहिए। ये वही सवाल आखिर जो सीबीएसई का फॉर्मूला है कि 10वीं के सबसे बेहतरीन 3 सब्जेक्ट जुड़े जा रहे हैं, 11वीं के 5 सब्जेक्ट जुड़े जा रहे हैं, और प्री बोर्ड इसी कोविड के टाइम, ये जो सवाल है कि प्री बोर्ड तो हुए थे तब कोविड था, इस आधार पर जो असेसमेंट होगा वो बच्चों के लिए कितना तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होगा? देखिए, ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, पैंडेमिक है, और ऐसी स्थिति शायद पहले कभी किसी ने फेस नहीं की है, और इस डिसीजन पर पहुंचना बहुत चैलेंजिंग था, इवन फॉर सीबीएसई एज वेल। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग, ये जो 13 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी हुई है, आई एम वेरी श्योर दैट लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एंड थॉट्स माइट हैड गॉन इनटू, एंड डिसीजन बहुत बैलेंस्ड है, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि असेसमेंट इज ऑल अबाउट राइटिंग 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन। असेसमेंट इज ऑल्सो अबाउट चेकिंग योर लर्निंग्स। लेकिन इन बच्चों के सामने दरअसल सवाल ये है कि 11वीं के 5 विषय उठा लिए जाएं, 10वीं के 3 सबसे अच्छे विषय उठा लिए जाएं और उनके आधार पर इवैल्यूएशन होगा, तो क्या ये आपके लिए जस्टिस होगा, न्यायपूर्ण होगा, अगर विषयों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है? सर, अगर विषयों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है तो ये बिल्कुल हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हर बच्चा हर विषय में अच्छा नहीं कर सकता। उसके सबसे अच्छे विषय उठाया जाए तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट अच्छा बनेगा, और अंत में बच्चा यही चाहता है कि उसका रिजल्ट उसके हिसाब से सबसे अच्छा बन के। 11वीं 12वीं में देखिए कुछ बच्चे हैं, आप में से कॉमर्स के कितने हैं, जरा हाथ उठाएं। देखिए यहाँ पर हमारे साथ 3 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे ये कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, बाकी सारे विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब 10वीं में क्या वही टेम्परामेंट विषयों का होता है जो आपको 11वीं 12वीं के कॉमर्स में मिलता है? वही टेम्परामेंट नहीं मिलता। 11वीं और 12वीं के जो विषय हैं वो बहुत ही अलग हैं जो हम 10वीं में पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में थोड़ी सी समानता कह सकते हैं, अदरवाइज सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो नए होते हैं, उनके अंदर के जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यानी विज्ञान के जो छात्र हैं उन्हें तो फायदा एक तरह से मिल सकता है, कॉमर्स के जो छात्र हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। हमने सब्जेक्ट्स को पहचाना हुआ होता है, पर ऐसा नहीं है कि हमें उसकी पूरी नॉलेज होती है। साइंस जो हम 11th में आके पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, बहुत अंदर बेसिक्स नहीं होते, उसको समझने में काफ़ी वक्त लगता है, कैसे उनको रिलेट करना है, कैसे चीज़ों को जोड़ते हैं। 10th में बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, तो 11th में समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। कॉमर्स के छात्रों को किस तरह की दिक्कत होती है? सर, कॉमर्स के छात्रों को जो दिक्कत बेसिकली 10th और 11th 12th में जो डिफरेंस है वो सब्जेक्ट्स का पूरा ही पलट जाता है। अगर आप विद मैथ्स हो तो फिर भी आपके पास इंग्लिश और मैथ्स होता है, लेकिन अगर आप विदाउट मैथ्स स्टूडेंट तो आपके पास सिर्फ इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट है जो कॉमन है। तो आप इसके आधार पे नहीं इतना अच्छे से मेजर कर सकते हो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस।